मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमारी प्रमाणों की बात स्टार्ट होने वाली थी लेकिन बात नहीं हो पाई थी, तो हम प्रमाण वाली बात दोबारा से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो मैं आप लोगों के माइक ओपन कर देता हूँ जिससे आप लोग मुझे बता सकें कि प्रमाण कितने होते हैं, श्लोक वगैरह सुना सकें। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप लोगों से ही। आप लोगों में से कोई मुझे बता दीजिए किसको याद है प्रमाण का श्लोक द्विवेद वाला। कोई भी सुना दीजिए मुझे, तो याद भी करके आए होंगे आप लोग, क्योंकि कल रात को मैंने बोल भी दिया था कि इस श्लोक में पूछने वाला हूँ आप लोगों से। तो इमरान याद नहीं कर आए आप? इमरान, इमरान, आशीष, आवाज आ रही है मुझे आप लोगों को? माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग? ठीक, ओके। चलिए बताइए फटाफट, कोई भी बता दीजिए, जल्दी बताइए। देखिए समय निकलता जा रहा है, आप लोग बता नहीं रहे, जल्दी बता दीजिए मुझे, नहीं तो श्लोक का क्या मतलब हुआ करता है। हिंदी याद हो तो चलिए ठीक, मैं बताता हूँ। देखिए वो श्लोक था द्वैवेद वेद खलु सर्व सच्च। यस इमरान, बता रहे तो बताओ। द्वैविधमेव खलु सर्व सच असच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति चेति। इसका मतलब तो सब जो संसार में चीजें उसको दो उसमें क्लासिफाई किया है, सत्य और असत। उनकी परीक्षा के लिए चार प्रमाण बताए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। चलिए बहुत अच्छा। जैसा कि अभी इमरान ने बताया, सही बताया इन्होंने, द्वैविध खलु सर्व सचस्थ तस्वीर परीक्षा आपको उद्देश्य प्रत्यक्ष अनुमान चाहिए थी। ये बेसिक युक्ति सारी थी, मतलब ये एक तरीके से चार प्रमाण बताए गए। इन्होंने बोला कि दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं वो दो तरीके की होती है, एक होती है सत्य, दूसरी असत। सत मतलब जिनकी सत्ता होती है, जो प्रेजेंट होती है। दूसरी असत, असत मतलब जिनकी सत्ता ही नहीं होती। तो आप कैसे परीक्षा करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कौन सी चीजें सत्य हैं, कौन सी चीजें असत हैं? तो उनके लिए उन्होंने बताया कि आप प्रमाण का प्रयोग करेंगे। कौन से प्रमाण है वो चार, जो जिनकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक तो प्रत्यक्ष बताया गया है, आपको उपदेश बताया है, अनुमान बताया है, युक्ति बताया है। तो ये चार प्रमाण ऐसे बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप पता लगा सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सी सत्य है, कौन सी असत है। ठीक है, तो ये आप पता लगा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन लगाते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं कल के लेक्चर में थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आइए। तो क्या कहते हैं, कल कुछ बातें तो हमारी प्रत्यक्ष वगैरह के बारे में हो गई थी। प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण हो चुके थे। किसी को याद है 8 बाधक कारण? 8 बाधक कारण बताइए, 8 बाधक कारण का मैंने बोला भी था। सर अति सन्निकर्ष, अति सन्निकर्ष, अति विपकर्ष, आवरणात करण दौर्बल्य, मन अनवस्थित, समाना विहार, अदभिववाद, अदभिववाद और अति सूक्ष्म। बहुत अच्छा, अति सूक्ष्म याद। यानी आपने चलो कुछ तो याद करा कि कुछ चीजें बहुत पास हैं, बहुत दूर हैं। हमारी क्या कहते हैं जो ढकी हुई आवरणात हैं, क्या कहते हैं कारण दौर्बल्य, मतलब एक तरीके से जबकि इंद्रियां हैं वो दुर्बल हो चुकी हैं, या फिर मनो अस्थिरात। मनो अस्थिर मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपका मन है वो स्थिर नहीं है, इधर उधर चंचल हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। फिर बताया गया कहते हैं समान अभिहारात, मतलब क्या कहते हैं चीजें, दो वस्तु या काफी सारी वस्तुएं एक जैसी दिखती हैं जिसकी वजह से हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, प्रत्यक्ष बाधक कारण बन रही है। और अगला बताया था अभिभवात, मतलब एक शक्तिशाली वस्तु या एक डोमिनेंट चीज जब रिसेसिव थ्रेट को रख देती है, दैट इज द अभिभवात। लास्ट वाला अति सूक्ष्मयाद, यानी चीजें अति सूक्ष्म होने पर जो होता है, दैट इज द अति सूक्ष्मयाद। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो लोग माता पिता को पुनर्जन्म का कारण मानते हैं, उनका खंडन हमने कैसे किया था। कोई मुझे वो लाइंस बता सकता है या अपना कुछ डिफरेंशिएशन दे सकता है कि हम कैसे, जो माता पितरवादी लोग हैं कि कहते हैं कि माता पिता से ही बच्चों की उत्पत्ति या गर्भ की उत्पत्ति होती है, क्या डिफरेंशिएशन का बताइए। सर उसमें ये बताया गया था कि अगर हम माता पिता को ही मानेंगे कारण, तो अगर हम ये मानते हैं कि माता या पिता की आत्मा जा रही है, तो अगर वो पूर्ण रूप से जाएगी तो माता या पिता की डेथ होगी। और अगर हम ये मानते हैं कि कोई अवयव जा रहा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, तो उसका कोई मतलब अवयव नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है। जैसा कि क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि जो लोग माता पिता यानी माता और पिता को पुनर्जन्म के प्रति कारण मानते हैं, तो दो बातें होती हैं। आपको इतना तो पता ही है कि जन्म कब होता है बच्चे का या गर्भ का, जब उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है।
लेकिन ये तो बोल ही नहीं रहे कि आत्मा ऊपर से आ रही है। इनका मानना ये कि माता पिता से उत्पत्ति हो रही है, मतलब माता पिता से आत्मा जा रही हुई है। अब दो कंडीशन, या तो आत्मा पूरी जा रही है या थोड़ा बहुत पार्ट जा रहा है। अगर पूरी जा रही है तो अगर माता पिता से अगर आत्मा निकली पूरी जा रही होती बच्चे में तो उनकी मृत्यु हो जाती, ऐसा होता नहीं है। दूसरा, अगर बोले कि थोड़ा पार्ट जाता है तो आपको पता ही है आत्मा कैसी होती है, सूक्ष्म होती है। जैसे आपने एटम पढ़ा था, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से आत्मा है, आत्मा को नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि आत्मा ऑलरेडी सूक्ष्म है, अवयव रहित है, उसके कोई भी अवयव नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो चलिए हमने ये बात कर ली थी। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा या आपका पेट भर जा रहा है, कि हम हमारा पेट कैसे भरा, तो यंत्रक्षवादी होंगे, उनका क्या आंसर होगा, वो क्या आंसर देंगे कि हमारा पेट कैसे भरा, बताइए। ऐसे ही भर गया। यूं ही यूं भर ही, गया। ऐसे ही भर गया या अपने आप ही भर गया। ठीक है, उनका कारण ऐसे रहता है। उसी तरीके से घट के लिए बोला था, घट के लिए क्या बोला था, घट कैसे बनता है, यूं ही बन जाता है। यूं ही बन जाता है। यानी हर हर बात पर उनका एक ही जवाब होता है कि यूं ही हो जाता है यूं ही बन जाता है। ठीक है, तो उनका ऐसे जवाब होता है। तो चलिए आइए आज के लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बातों को। मैं स्क्रीन लगाता हूँ, बात करेंगे प्रत्यक्ष से स्टार्टेड। मैक्सिमम बात ऐसी है जो सर ये यदृक्षावादी और नास्तिक बताइए, ये दृश्यवादी और सर जो यदृक्षावादी होते हैं और नास्तिक होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। देखिए आप कह सकते हैं, यदृक्षावादी और नास्तिक। जी बता रहा हूँ। देखिए जो यदृच्छावादी होते हैं, हम कह सकते हैं सारे यदृच्छावादी नास्तिक हैं, लेकिन सारे नास्तिक यदृच्छावादी नहीं है। ऐसे तो चारवें भी, जो चारवाक है वो भी नास्तिक दर्शन है, जो बौद्ध है वो भी नास्तिक है, लेकिन उनका मत ऐसा नहीं है कि यूं ही हो जाता है। वो कम से कम प्रत्यक्ष पर तो विश्वास करते हैं, जबकि जो यदृच्छावादी होते हैं ये लोग तो प्रत्यक्ष भी विरुद्ध होते हैं। तो आप कह सकते हैं ऑल 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 यदृच्छावादी आर, क्या कहते हैं, नास्तिक, बट ऑल नास्तिक आर नॉट यदृच्छावादी। क्लियर शिवांगी? यस सर। चलिए फिर मैं स्क्रीन लगाता हूँ और अपन बात शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे बात हो चुकी थी, पुनर्जन्म की सिद्धि हम लोगों ने कर ली थी कि हाँ वाकई पुनर्जन्म होता है। जो लोग यदृच्छा को मान रहे थे हमने उनकी बात को तोड़ दिया था, जो लोग माता पिता को मान रहे थे हमने उनकी बात को तोड़ दिया था, स्वभाव वालों की बात को तोड़ दिया था। इन सब की बातों का हमने खंडन करके हमने ये बात प्रूव करी थी कि हाँ पुनर्जन्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने हिंदी को इसको एज अ रीडिंग या एज अ बुक, एज अ ग्रंथ, एज अ स्टोरी आपने तरीके से रीड कर लिया होगा। नहीं करा, संडे का दिन है, आराम से आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं, सीधे आते हैं प्रत्यक्ष वाले श्लोक पर। आइए श्लोक नंबर 17। देखिए श्लोक नंबर 17 क्या कह रहा है, लिख रहा है द्विविध में खलु सर्व सच असच तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षम अनुमानम युक्ति सचेति। ये बात कह रहा है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, जो संपूर्ण पंचभौतिक है, सारी चीजें पंच महाभूतों से बनी है, इसमें जो सारी वस्तुएं हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं। पहला सत्य, दूसरी असत। सत्य मतलब जिनकी सत्ता होती है, जो प्रेजेंट होती है। दूसरा असत, जो फॉल्स है, जिनकी सत्ता ही नहीं होती। अब आप इनको कैसे पहचानोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कौन राजा है कौन चोर है? तो नंबर 1 आपके लिए प्रमाण बताए गए। नंबर 1 है आप्तोपदेश। अब इन चारों प्रमाण के बारे में बात करेंगे, हालांकि आप तो फर्स्ट ईयर में बात कर चुके होंगे, मैं आप लोगों से पहले आइडिया लूंगा क्या क्या होता है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, ये चार होता है। अब मुझे थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में अपने जो आप हिंदी में समझते हुए बता दीजिए कि आप्तोपदेश क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं आप्तोपदेश से? बताइए क्या समझते हैं आप लोग आप्तोपदेश से? सर आप पुरुष जो पुरुष ज्ञान का देते हैं मानना या फिर तो गुरु पुरुष के का मानना। वचन। चलिए, यानी आप पुरुषों के जो वचन होते हैं उन्हीं को अपन आप वचन कहते हैं, या क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, आगम कहते हैं। अब ये आप लोग कौन होते हैं, ये बताइए आप कौन होती हैं? सर जो रज तम से मुक्त हो, जो जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान होता है। बहुत अच्छा। इसके लिए एक श्लोक भी आगे जाके आएगा, रजस्तमो व्याम तपो ज्ञान बनेली, यानी जिसने तप और ज्ञान के बल से रज और तम पर मुक्ति पाली है, जिसको त्रिकाल का ज्ञान रहता है, जिनकी बातें पत्थर की लकीर होती है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, जो कभी भी असत्य नहीं बोलते। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आप पुरुष, ये लोग आप पुरुष होते हैं, या ये लक्षण आपके होते हैं, और इनके द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं या फिर इनके द्वारा जो बात बोली जाती है, जो वचन बोले जाते हैं, उन्हीं को अपन आप वचन बोल देते हैं, क्या कहते हैं, इन्हीं को अपन आप पुरुष बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, क्या कहते हैं, जो आप पुरुष है,
आप क्या करेंगे, आप उसके एग्जाम्पल देने चाहेंगे तो क्या कहते हैं, आप उसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, अगर आप मुझे आप उसके एग्जाम्पल देने चाहें तो। एग्जाम्पल्स ऑफ आप वचन बताइए। सर जो ऋषि मुनि हैं, जो थे ऋषि मुनि। बहुत अच्छा। और देखिए उसके अलावा, और जो आचार्य लोगों ने संहिताएं जिन्होंने लिखी हैं वो लोग। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो आप लोग जो सही बोल रहे हो, जो आपके आचार्य हुए, ऋषि मुनि हुए, ये सब आपके प्रश्न में आ जाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपके वेद हैं, भागवत गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, ये सब आपके अंदर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो भी बातें लिख रही हैं सारी बातें सत्य हैं। इसके अलावा जो आपके गुरुजन हैं, गुरुजन भी आपके लिए आप है, क्योंकि आप लोग उन्हीं से सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, क्या कहते हैं कि जो गुरुजन होते हैं हमेशा गुरुजनों की बात को आपको परम सम्मान देना है। ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए एक बात और है कि क्या कहते हैं, हर कोई टीचर हो सकता है लेकिन गुरु बनना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो जो गुरु है, गुरु का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है या फिर जो आपको क्या कहते हैं क्लास ले रहा है कॉलेज में, या मैं खुद भी, तो वो गुरु हो जाता है। गुरु बनना सबसे मुश्किल काम होता है। टीचर बनना आसान काम है, टीचर का मतलब सिर्फ पढ़ाना होता है। जबकि गुरु की ड्यूटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गुरु की ड्यूटी सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, गुरु की ड्यूटी ये भी हो जाती है कि हमारा शिष्य सही मार्ग पर चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब सिर्फ पढ़ाई से ही उसकी जो भी मोरल ड्यूटीज है वो सब बताना गुरु का कर्तव्य होता है। तो जो गुरु होता है, गुरु को भी आप तो आपको पुरुष मानेंगे और गुरु के वचनों को आप वचन मानेंगे। ठीक है, ये तो हमारी थोड़ी सी आपको समझ बात हो गई। अब ये बुक के हिसाब से नहीं चल रहा। जब भी हम बुक्स पे जाते हैं, बुक्स पे जाना सबसे आसान होता है कि हम जाएं, बुक को पढ़ लें, बुक में क्या लिख रहा है। लेकिन कभी मेरा मोटिव ये नहीं रहता कि बुक की रीडिंग कर लूं। मेरा मोटिव ये रहता है कि कहते हैं कि अगर बुक भी पढूं तो बुक में मन मन पढ़ता जाऊं, या मैंने पढ़ रखी है पहले से, उसको मैं सिंपलीफाई करके आप लोगों के सामने लिख दूं। तो उससे पहले कि अपन बैकग्राउंड बना लेते हैं, सबको समझने में आसान नहीं है जितना काम बरका है। अब प्रत्यक्ष क्या होता है, तो ये प्रत्यक्ष का मीनिंग बता दीजिए। प्रत्यक्ष का मीनिंग क्या होता है, वो समझ सकता है प्रत्यक्ष? बताइए सर जो प्रत्यक्ष। हमारी इंद्रियों के सामने स्पष्ट होता है। जो हमारी इंद्रियों के आगे स्पष्ट होता है। चलिए बहुत अच्छा। और बताइए, और कोई बताना चाहता हो तो। सर आत्मा, मन, इंद्रिय इंद्रिय के और उनके द्वारा अर्थ जिसका ज्ञान से होता है। सन्निहित। चलिए बहुत अच्छा। यानी हर कोई ने अपनी अपनी सही परिभाषा दी, सबकी परिभाषा सही है। देखिए सबसे पहले तो प्रत्यक्ष का अगर इसका बेसिक मीनिंग देखें, इसकी व्युत्पत्ति देखें, तो प्रत्यक्ष किससे मिलकर बना है? प्रति प्लस अक्ष। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब यहाँ पर चक्षु नहीं है। जनरली अक्ष का मतलब चक्षु से, आंखों से होता है, लेकिन यहाँ पर अक्ष से चक्षु ग्रहण ना करके समस्त ज्ञान इंद्रियों को ग्रहण किया गया है। यानी जो भी विषय या जो भी वस्तु है हमारी समस्त ज्ञान इंद्रियों के समीप आती है या प्रति मतलब सामने आती है, उनका ज्ञान जो होता है डेट इज द प्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतलब जैसे मैंने अपनी आंखों से जो भी देखा डेट इज प्रत्यक्ष। जो सुना, जो स्मेल किया, जो टच किया, ठीक है, ये सब क्या होता है? जो टेस्ट किया, ये सब प्रत्यक्ष होता है। और दूसरा, एक आपने श्लोक जो बताया, क्या कहते हैं, कुछ कह रही है मोनिका? ठीक है। अब दूसरा आपने लोगों ने एक श्लोक बताया, आत्मेंद्रिय मनो अर्थाना सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्मया बुद्धि प्रत्यक्षं दृश्यते। ये श्लोक भी बहुत अच्छी बात है। इस श्लोक में क्या कहा गया है? जब आत्मा का, इंद्रियों का, मन का और इंद्रियों के अर्थ का, इन चारों का आपस में सन्निकर्ष यानी मिलन होता है, तब जाकर के जिस ज्ञान की तुरंत शब्द मतलब कह रहा है ना, आत्मेंद्रिय मनोत्थाना सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्मया बुद्धि। ठीक है, व्यक्ता तदात्मया बुद्धि प्रत्यक्षं दृश्यते। तो इसका मतलब ये दूसरी लाइन का कि जो ज्ञान तुरंत, मतलब ये इन चारों के संयोग के बाद तुरंत ज्ञान, जो जिस ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, हमें सोचना नहीं पड़ रहा, दैट इज द प्रत्यक्ष। चलिए सर, हमें प्रत्यक्ष थोड़ा समझ में आ गया। बाकी का हम जो कंटेंट और रह गया है प्रत्यक्ष के बारे में, उसके प्रकार वगैरह, ये सब हम अभी किताब से देख लेंगे। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अनुमान से आप लोग क्या समझते हैं? अनुमान, अनुमान बताइए थोड़ा सा। सर ये प्रत्यक्ष के पूर्व होता है, प्रत्यक्ष के बाद होता है। प्रत्यक्ष के पूर्व होता है, प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष confirm? कारणों को मतलब देखकर प्रत्यक्ष किसी जिस चीज का अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हो चुका हो उसी के बाद होता सर है। जिसको अपन दर्शन कर सकते हैं, उसी का तर्क लगा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। आप कुछ कह रहे थे इमरान? तो प्रत्यक्ष कारणों को देखकर किसी अप्रत्यक्ष जो भी चीज हुई है उसका अनुमान लगाना, ज्ञान करना। सबसे बढ़िया क्या कहते हैं, इमरान ने बताया कि क्या कहते हैं, जिस चीजों को आप प्रत्यक्ष कर चुके हो उसका जब वो अप्रत्यक्ष यानी जब आपके समीप नहीं है, उसका ज्ञान करना अनुमान कहलाता है। सबका रीजन सही है। क्या कहते हैं, शिवांगी ने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रत्यक्ष के बाद जो होता है ज्ञान, दैट इज अनुमान। लेकिन अगर एक साइंटिफिक अगर पेपर में लिखने वाली डेफिनेशन हिंदी में बात करें तो वो है क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष वस्तु को ज्ञान करने के उपरांत
अप्रत्यक्ष के बस वस्तु के अप्रत्यक्ष होने पर जो ज्ञान की उपलब्धि होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं। ये डेफिनेशन ऐसी होती है, कभी याद करने की अपन को आवश्यकता नहीं है अगर अपने कंसेप्ट ध्यान से पढ़ा हो तो। कहते हैं चलिए बहुत अच्छा लगता है, जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े, आप लोगों ने बढ़िया तरीके से चीजों को सीख रखा है, अब उस चीजें काम आ रही होंगी, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर इतने अच्छी तरीके से पढ़ ली तो अब हमको काम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, हमने अनुमान की बात कर ली। युक्ति खैर इसमें विशेष ज्यादा कुछ दे नहीं रखी इस चैप्टर में, तो युक्ति की चर्चा अपन ज्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। फिर ये सारी चीजें देखिए, इसमें चरक में क्या है, काफी चीजें रिपीट होंगी। जैसे अभी आपने ये प्रमाण वगैरह देख लिए, अभी मैं चरक का विमान स्थान पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये वाली बातें रिपीट होंगी। ठीक है, काफी सारी बातें यहाँ पर रिपीट होती हैं, तो अपन को क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना, क्योंकि चरक थोड़ा लंबा कोर्स है। ठीक है, इसलिए चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, बात को खत्म करते हैं। आज पहले लेक्चर में प्रत्यक्ष खत्म करना है, आज कोशिश करूंगा चरक का कहते हैं चैप्टर 11 तो खत्म हो जाए साथ में आज। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं मैं कोशिश करूंगा चैप्टर 12 भी स्टार्ट हो जाए। चलिए आइए। तो देखिए ये श्लोक देख लिया, आइए आगे। अब जब आगे आएंगे तो देखिए दो चीजें, एक है सत्य एक है असत, एक है सत्य एक है असत। अब जो सत्य है तो मैंने बता दिया, जिसकी सत्ता दिखाई पड़ती है इसी को भाव पदार्थ बोलते हैं। असत मतलब इसकी सत्ता दिखाई नहीं पड़ती है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, अभाव पदार्थ बोल देते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके आपने पढ़ेंगे भाव पदार्थ कितने होते हैं, भाव पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। जबकि अभाव पदार्थ है वैसे तो काफी सारे माने गए हैं, या फिर आप कह सकते हैं अगर पार्ट करें तो 4 माने हैं, पराग भाव, फिर ध्वंसा भाव, अनन्य अन्य भाव, अत्यंता भाव। यहाँ पर सबको पढ़ने का कोई भी 1% मतलब नहीं है। कुछ मोस्टली लोग कोई भी विमर्श नहीं पढ़ाता, ठीक है, लेकिन हम लोग विमर्श इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आपको आइडिया हो। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है सारी प्रत्यक्ष वाली चीजें हैं तो क्या कहते हैं आप तो अपनी किताब पढ़िएगा, जो चीज समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्लास में एक लिमिटेड टाइम होता है तो सारी चीज डिस्कस नहीं कर सकते। जिन लोगों को दिक्कत हुआ आप मुझे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, मुझे याद आया कि अभी श्रद्धा का डाउट है, अभी मैं जब वापस से लौट कर आऊंगा चैट सेक्शन में तो उसका डाउट मुझे डिस्कस करना है। आपको कभी कभी क्या होता है, डाउट जब लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे उतना लिखना उतना समझाना पॉसिबल नहीं होता, और मैं लिख भी दूंगा तो लंबा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मैं बोल देता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में ध्यान दिला सके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करिए, छोटा मोटा डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे बता दूंगा, कोई अगर लंबा उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो क्लास में कर दूंगा। चलिए बात करते हैं, फिर नीचे एक डेफिनेशन आई है परीक्षा की, इस डेफिनेशन को आप लोग याद करेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, याद करेंगे। लिख रहा है परीक्षन्ते व्यवस्था अप्यन्ते वस्तु स्वरूपाणी अन्य इति परीक्षा। जो वस्तु है उनको यथार्थ ज्ञान की साधन है, क्या कह सकते हैं, जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, परीक्षा बोलते हैं। देखिए अगर आप हिंदी बात करेंगे तो हिंदी में प्रमाण की और परीक्षा की डेफिनेशन एक है, लेकिन अगर संस्कृत या श्लोक की बात करेंगे तो प्रमाण का क्या कहते हैं, श्लोक अलग लिखना है, कोई पूछ ले यूट्यूब वाला, और अगर कहते हैं परीक्षा तो परीक्षा के लिए कोई अलग श्लोक लिखना है, परीक्षा की व्यवस्था अंतिम वस्तु स्वरूपाणी अन्य इति परीक्षा। ठीक है, ये श्लोक आपको याद कर लेना इंपोर्टेंट, इसलिए हाईलाइट करके बॉक्स में बंद कर रखा है। फिर बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान मतलब प्रमा होता है। ये फर्स्ट ईयर की चीजें थोड़ी बता दे रहा हूँ। यथार्थ ज्ञान है प्रमा, यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण, यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है, यथार्थ ज्ञान का विषय दैट इज द प्रमेय, और जिसको यथार्थ ज्ञान हो रहा है, ये यथार्थ ज्ञान को जान रहा है, ये यथार्थ ज्ञान को ज्ञाता है, दैट इज द प्रमाता। यानी यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय, यथार्थ ज्ञान के क्या कहते हैं जिसको हो रहा है, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है, साधन मतलब जिसको साधन है मतलब जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो रहा है वो कौन होता है, आपके उसको प्रमाण बोलते हैं या परीक्षा बोलते हैं। और जिसको यथार्थ ज्ञान होता है, जो जैसे अभी आप लोगों आपको ज्ञान हो रहा है तो आप लोग प्रमाता हो। विषय क्या चल रहा है हमारा, चरक चल रहा है, ठीक है, और यथार्थ ज्ञान क्या है, जो आपको हो रहा है, जो बातें आप समझ रहे हैं, दैट इज यथार्थ ज्ञान। और साधन क्या है, जो आपका दूर है, मोबाइल है या ठीक है, इस तरीके का साधन बता सकते हैं। साधन के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान हो रहा है दैट इज यथार्थ ज्ञान, और जो विषय चल रहा है दैट इज क्या कहते हैं प्रमेय। इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए अब आपको पूछूं, आप बताएंगे कि क्या कहते हैं यथार्थ ज्ञान का साधन क्या होता है, बताइए। प्रमा, प्रमेय, प्रमाता, परीक्षा क्या होता है, बताइए। प्रमाण, यथार्थ ज्ञान का प्रमाण, नहीं प्रमाण, प्रमाण 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 प्रदान प्रमाण क्या कहते हैं, प्रमाण। अब बताइए यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान प्रमा, प्रमा, यथार्थ प्रमा। ये बात जिसको समझ ना आइए टोक दे तुरंत। मैं चलिए एक काम करता हूँ, यहीं पर लिख ही देता हूँ, ऐड ही कर देता हूँ, मुझे लग रहा है एक दो बच्चे भूल जाएंगे इस बातों को।
हालांकि जो बच्चे समझ रहे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो लोग समझकर चीजों को याद करते हैं उन्हें कभी चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लिख देते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? प्रमा। यथार्थ ज्ञान का साधन, प्रमाण, या इसी को परीक्षा बोल दिया। मैंने बताया हिंदी में दोनों की डेफिनेशन सेम है। अब बात करें यथार्थ ज्ञान का विषय। प्रमेय। ये सारी बातें बड़ी सोच समझ कर निकाली गई हैं। हो सकता है आपको कुछ मिले या ना मिले, मैंने ये सारी बातें खुद समझ के सोच करके किताबों को पढ़ पढ़ के निकाली है। ठीक है, तो आप इस बात को हो सके तो अपने चरक में खुद नोट कर लीजिएगा अपने हाथों से यथार्थ ज्ञान का विषय। दूसरा, इसी पीडीएफ को मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो जिससे क्या रहेगा, जो बातें एक्स्ट्रा लिख रखी है, हाईलाइट कर रखी है चीजें, जिससे आपको वो चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें इसी पीडीएफ को अपलोड करवा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, चरक के पीडीएफ अपलोड हो जाते हैं, इनको अपडेट करते नहीं करते अपनी बुक्स में? ये बताइए, आप लोग करते ही नहीं करते अपनी किताब को अपडेट? बताइए, करते हो अपडेट नहीं करते? हाँ या ना तो बोल दो। चलिए ठीक है, मत बोलिए, चैट सेक्शन में बता देना लिखा। ठीक है, तो यथार्थ ज्ञान क्या होता है? प्रमा होता है। यथार्थ ज्ञान का साधन क्या होता है? प्रमाण होता है। यथार्थ ज्ञान का विषय क्या होता है? प्रमेय। और यथार्थ ज्ञान जिसको हो रहा है उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रमाता बोल देते हैं। ठीक है, प्रमा, प्रमाण या परीक्षा, प्रमेय और प्रमाता। ठीक है, तो ये बात आप चारों ध्यान रखेंगे। आइए, तो ये सारी मैंने जो विमर्श की बातें थी सारी आपके सामने थी। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे विमर्श में एक लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है, इस बात को आप याद करेंगे। लिख रहा है, त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञान भक्ति तद्यता आत्मोपदेश प्रत्यक्षम अनुमान। यहाँ पर युक्ति नहीं आया, युक्ति नहीं आया। जब आप विमान स्थान पढ़ेंगे, विमान स्थान का 5 चैप्टर में बताया था, जब मैं आपको चरक विमान पढ़ाऊंगा वहां पर भी प्रत्यक्ष की अनुमान की बात आएगी, लेकिन वहां पर युक्ति नहीं आएगी। वहां पर आचार्य चरक ने 4 नहीं 3 प्रमाणों की बात करी है, वहां पर युक्ति की बात नहीं करी। तो लिखेंगे आप ही विशेष है, आप ही विशेष है। ए से आप्तोपदेश, ए से अनुमान, और दूसरे ए से दूसरे पहले से आप्तोपदेश अनुमान, बी से प्रत्यक्ष, विशेष से बी से ध्यान रखोगे विमान, विमान। ठीक है, आप ही विशेष है तो ध्यान रख लोगे आपसे क्या क्या चीजें हैं। विशेष से विमान हो गया, यानी चरक के विमान स्थान में आचार्य ने त्रिविध बात करी है, 3 की बात करी है। इससे मुझे याद आया कि हमने ऊपर कुछ रेफरेंसेस लिख रखे हैं, ये रेफरेंसेस आपको याद करने हैं कि पहला परमाणु वर्णन कहाँ पर आया है, चरक सूत्र 11 में जो हम पढ़ रहे हैं। इसमें 4 प्रमाण माने गए, कौन कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। जो हम चरक विमान 4 पढ़ेंगे, चरक विमान 4, वहां पर 3 प्रमाण आएंगे, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। जब चरक विमान 8 पढ़ेंगे, चरक विमान 8, वहां पर दोबारा से 4 प्रमाण आएंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, एथिया, ओपियम। ठीक है, इन सभी चर्चा वहीं करेंगे, यहाँ मतलब नहीं है इनकी चर्चा करने का। बस अभी आप याद कर लोगे कहाँ कहाँ पर प्रमाण आए हैं। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा मूव ऑन कर जाएंगे आगे, नीचे आएंगे इस चार्ट पर। बता दिया मैं प्रमाण को, नंबर 1 आप्तोपदेश, नंबर 2 प्रत्यक्ष, नंबर 3 अनुमान, नंबर 4 युक्ति। ठीक है, चलिए पहला स्टार्ट करते हैं अपन आप्तोपदेश, ऑथोरेटिव टेस्टिमोनी, यानी जो बात हमारे आचरण में कह दी है। इस श्लोक आपको याद करना है। इसमें क्या कहते हैं, श्लोक में जो हाईलाइट श्लोक हैं, कम से कम 4-5 श्लोक आपको याद करने इंपोर्टेंट। लिख रहा है, रजस्तमोभ्याम तपो ज्ञान बलेन ये कालम अम्लम ज्ञानम व्याहंतम सदा आपता शिष्टा बुद्धस्ते तेषां वाक्यम संशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजतमा। यानी ये क्या कह रहा है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन ये, यानी जिसने रज और तम पर मुक्ति पा ली है, रज और तम से मुक्त हो गया है, किसकी मदद से? अपने तप, और तप मतलब मेहनत, और ज्ञान के बल से। यानी जिसने तप कर करके और अपने ज्ञान के बल से किससे मुक्ति पा ली है? रज और तम, जो मानसिक विकार है, मानसिक दोष है, इनसे मुक्ति पा ली है। ये शाम त्रिकाम अमलम ज्ञानम व्याहंतम सदा, जिनको त्रिकाल का ज्ञान रहता है, जिनको त्रिकाल का ज्ञान रहता है, भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, और उनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, उनको आपता बोलते हैं, शिष्टा बोलते हैं, विबुद्ध बोलते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा इनके वाक्यों में कभी संशय नहीं करना चाहिए। इनके वाक्यों में क्या कहते हैं, जो वाक्य होते हैं इनके वाक्यों में कोई संशय, कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह, कोई आप संशय कर ही नहीं सकते कि हाँ ये गलत बोल रहा है, क्या है इसलिए बात सही बोली है। आपको डाउट फ्री रहना है इनकी बातों के लिए। फिर क्या कह रहे हैं, सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् असत्यम निरस्तवा। भला ये लोग जब रज और तम से मुक्त हो गए हैं तो झूठ क्यों बोलेंगे। दोबारा सुनेंगे कि जिन्होंने अपने ज्ञान और तप के बल से रज और तम पर मुक्ति पा ली है, जिनको त्रिकाल का ज्ञान रहता है, जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती, हमेशा बढ़ती जाती है, इनको आप्त बोलते हैं, शिष्ट बोलते हैं, विवृद्ध बोलते हैं। इनके वाक्यों में कभी कोई संशय, कोई डाउट नहीं रहता और हमेशा सत्य बोलते हैं। ये भला रज और तम से मुक्त होने पर ये झूठ क्यों बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को इसको याद करेंगे। चीजें हैं बहुत आसान। तो इस श्लोक का पूरा अब आप देख रहे हैं कि इसमें फालतू बात याद रखनी है कि शिष्टा का मतलब क्या था, पता है। शिष्ट मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन, यानी एक तरीके से जो सब चीजों को जानता हो और सब चीज में एकदम टाइम का पंक्चुअल हो, अपने आदर्शों का पंक्चुअल हो, जो जो उसकी इंद्रियां वो सम्यक काम कर रही हो। ठीक है। विभुत मतलब कह सकते हो उसे जो ज्ञान हो, जो उसकी बुद्धि हो, वो एकदम स्पीडली अच्छे तरीके से काम करे, उसके जो सारे कर्म है उनमें प्रवृत्त हो वो। ठीक है, इस तरीके से आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे, अगला दैट इज द प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के लिए श्लोक याद करेंगे। आत्म इंद्रिय मनो अर्थाना सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तथा या बुद्धि प्रत्यक्ष अनुष्यते। हालांकि श्लोक को मैं एकदम समझ पाऊंगा आपको कि आत्मा का, इंद्रिय का, मन का और इंद्रियों के अर्थों का आपस में मिलन होने पर, सन्निकर्ष होने पर क्या कहते हैं, जिस ज्ञान की, जिस बुद्धि की उत्पत्ति होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रत्यक्ष बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया व्यक्ता। व्यक्ता का मतलब होता है इंस्टेंट, 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 उसी समय जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और नीचे आएंगे, नीचे एक लाइन में अंडरलाइन कर रखी है, ज्ञान ज्ञान अधिकरण। ये किसके लिए बोला जाता है बताइए, ज्ञान अधिकरण किसके लिए बोला गया ये ज्ञान अधिकरण, बताइए। आत्मा के ज्ञान अधिकरण किसके लिए बोला गया है, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। ठीक है, चलिए ये बात सारी पहले हो चुकी है, बस मैं देख रहा था कि आप लोग कितना याद है। तो ध्यान रखना है, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। ठीक है, ये लाइन आपको याद करनी है। आगे बढ़ेंगे आप। फिर देखिए इसके अंदर प्रत्यक्ष क्या कहते हैं टाइप्स बताए गए हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सब क्या कहते हैं आप लोगों ने कक्षा पढ़ा होगा। संयुक्त सन्निकट, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष्यवाद, 6 ये 6 मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप वैसे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे ये संयुक्त सन्निकट, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे 6 के 6 बताइए, कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। आइए चैट सेक्शन, थोड़ा मैं आपको क्या कहते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। कोई बताना चाहे तो बता सकता है अभी भी। कोई शायद बताना चाह रहा था, किसी ने माइक ओपन करा था, कोई बताना चाहे तो बता सकता है, नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा। तो संयोग में जो हमारी आइस का, चक्षु इंद्रिय का जैसे घट के साथ जो संयोग होता है वो संयोग, जो घट के रूप के साथ हमारा चक्षु इंद्रिय का जो रिलेशन है वो संयुक्त समवाय, कि जो घट के रूप की रूपत्व के साथ है वो संयुक्त संवेद समवाय, और जो सर उनका अभाव है वो चलिए विशेष विशेष भाव है। काफी अच्छा प्रयास था, लेकिन बीच में थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए मैं ठीक कर देता हूँ इन सब बातों को। देखिए सबसे पहले तो मैंने बोला कि आपके सामने थोड़ी दूरी पर एक मटका रखा हुआ है। ठीक है, आपकी आंखों ने, आपकी चक्षु ने उस मटके को देखा, यानी आपकी चक्षु ने देखा उस मटके के साथ जो संयोग हुआ, जो मिलन हुआ, जो सन्निकर्ष हुआ, डेट इज द संयोग सन्निकर्ष। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, संयोग सन्निकर्ष। यानी आपके चक्षु का, आपकी चक्षु देगा जो घट के साथ संयोग हुआ, डेट इज द संयोग सन्निकर्ष। अब मैं बोल रहा हूँ आपको बताइए, घट है तो घट के अंदर रूप भी होगा। रूप मतलब उसका कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका वर्ण कैसा है, रूप कैसा है, ये सब उसके अंदर होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो रूप होगा घट के अंदर समवाय संबंध से रह रहा होगा। यानी पहले क्या हुआ था, पहले आपकी चक्षु को घट के साथ संयोग हुआ था, डेट इज द संयोग सन्निकर्ष। अब आपका घट के रूप, आपकी चक्षु का घट के अंदर रहने वाले रूप के साथ संयोग हुआ, डेट इज द संयुक्त संवेद सन्निकर्ष। इस तरीके से आप कहते हैं एक एक समझते चलेंगे। आइए दोबारा से मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, दोबारा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। पहला संयुक्त सन्निकर्ष था, इसमें क्या हुआ था, जबकि चक्षु इंद्रिय है इनका संयोग सीधे सीधे घट के साथ हुआ था। दूसरी बार में क्या हुआ, जब दूसरी बात कर रहे हैं हम संयुक्त समवाय की, संयुक्त समवाय में क्या होता है, जो आपके चक्षु होते हैं उसका सन्निकर्ष जो होता है वो घट के साथ ना हो, घट के रूप के साथ होता है। जो घड़े में रूप रह रहा है कि कौन से कलर का है, रक्त है या मतलब ब्लैक है, ब्लैकिश है, जो भी कलर का है, कपिल वर्ण है या
रक्त वर्ण है, पीत वर्ण है, नील वर्ण है, जिस भी वर्ण का है वो उस वर्ण के साथ जो संयोग हुआ दैट इज द संयुक्त समवाय। तीसरा था संयुक्त संवेद समवाय। अब घट के अंदर रूप रहता है और रूप के अंदर रूपत्व रहता है, तो जब आपके चक्षु का संबंध रूपत्व के साथ होगा तो क्या बोलेंगे उसको, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। यानी हम एक एक करके इधर जाते जा रहे हैं, पहले हम अंक कितने घड़े के पास गए, तो रूप के पास गए, तो रूपत्व के पास गए, एक तरीके से हम कहा जाते जा रहे हैं, इनर में जाते जा रहे हैं। जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम क्या कहते हैं, प्रमाण के पार्ट्स में भी अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे, आइए मैंने लिख भी रखा है। जैसे मैंने बोला कि जब आपका चक्षु का, जब आपके चक्षु का घड़े के साथ संयोग होगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, और जब आपके चक्षु का रूप के साथ संयोग होगा, और जब आपके चक्षु का रूपत्व के साथ संयोग होगा, देखिए जो पहली लाइन है, पहला दैट इज द संयोग सन्निकर्ष। कितना इजी हो गया। कि दूसरी लाइन जो है दैट इज द संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और ये तीसरी लाइन है दैट इज संयुक्त संवेद समवाय। ठीक है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे बस, कि संयुक्त सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवाय संवेद सन्निकर्ष। ठीक है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। यानी जब भी चक्षु घड़े के साथ संयोग होगा संयुक्त सन्निकर्ष, जब भी चक्षु का रूप के साथ संयोग होगा, और देखिए रूप अकेले नहीं रहेगा, रूप एक डिपेंडेंट क्वालिटी, जैसे रूप है, रूप जैसे आपकी आंखों के अंदर रह रहा है, तो आपकी आंखों के अंदर रूप रह सकता है, या कह सकते हो आपकी आंखों के अंदर अग्निमाहुत रह सकता है, लेकिन यानी कि जो गुण होते हैं, जैसे शब्द हुआ, स्पर्श हुआ, रूप हुआ, रस हुआ, गंध हुआ, ये हमेशा किसी ना किसी का आश्रय लेकर रहते हैं। कभी भी इंडिपेंडेंटली इनकी सत्ता नहीं होती। आप कहेंगे कि रूप अलग से मिल जाएगा पड़ा हुआ, रस अलग से मिल जाएगा, गंध अलग से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। किसी ना किसी के अंदर से गंध मिलेगी। हो सकता है आपके पास गोबर पड़ा हो सकता है क्या कहते हैं बारिश पड़ी तो आपकी मिट्टी में से स्मेल आ रही है, बढ़िया एकदम प्लीजेंट स्मेल। यानी जो गुण होते हैं, क्या कहते हैं, जो विषय है जी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये हमेशा आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेंगे, किसी न किसी विषय के अंदर मिलेंगे। ये नहीं कैसे पड़े हुए, यानी इसको ये आश्रय पर निर्भर करते हैं, ये आश्रय पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चक्षु और घड़े के साथ जो सहयोग है दैट इज संयुक्त सन्निकर्ष। जिस चक्षु का घड़े के अंदर रहने वाले रूप के साथ सहयोग है दैट इज संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और जो चक्षु का घड़े के अंदर रहने वाले रूप और रूप के अंदर रहने वाले रूपत्व के साथ सहयोग है दैट इज संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। अब आपको समवाय संबंध तो पता ही है, समवाय संबंध क्या होता है, मैंने बताया था आपको। आकाश के अंदर शब्द कैसे रहता है, बताइए शब्द कैसे रहता है, समवाय संबंध से रहता है। तो कह सकते हो कि आकाश के अंदर शब्द गुण का मिलना ही क्या कहलाता है, समवाय संबंध कहलाता है। तो इस बात को भी लिख देता हूं कि अगर आकाश के अंदर शब्द है, ठीक है, और शब्द के अंदर आपको पता ही है शब्दत्व है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आकाश और शब्द, इनके बीच में क्या है, समवाय संबंध। क्या है, समवाय संबंध। और मैं बोल रहा हूँ कि आकाश के अंदर जो शब्दत्व रह रहा है, इनका जो रिलेशन है दैट इज द समवाय संवेद संबंध, या समवाय संबंधी, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बचता है विशेषण विशेष्य अभाव। नाम में आ रहा है विशेषण विशेष्य अभाव, यानी किसी चीज का ना होना ही विशेषण विशेष्य अभाव कहलाता है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि जो धरती है या जो भू है, भू पर घट का अभाव, भू पर घट का अभाव, गर्मी में शीत का अभाव, वर्षा काल में वर्षा ऋतु में वर्षा का अभाव। जहां भी अभाव की बात आई, किसी की एब्सेंस की बात आई, वहां पर विशेषण विशेष्य अभाव आ जाएगा। अब आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं पहले इनको हिंदी में और पढ़ देता हूँ, जिससे फिर मैं आप लोगों से पूछ लूंगा कितना समझ में आया। देखिए ये जो 6 सन्निकर्ष माने किसने मानी है, तो ध्यान रखना ये आपके तर्क संग्रह ने मानी है। किसने मानी है, तर्क संग्रह ने। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए किसने माने, तर्क संग्रह ने। चरक टिक नहीं करोगे, चरक ने 6 बात नहीं करी, किसने करी 6 बातें, तर्क संग्रह ने। पहला है संयोग सन्निकर्ष। क्या है पहला, संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष में क्या कह रहा है, तो लिख रहा है नेत्र से घड़े के प्रत्यक्ष होना, यानी नेत्र और, यानी कह सकते हैं चक्षु का और घट का संयोग, जो मैंने ऊपर बताया कि चक्षु का और घट का संयोग। और अगला देखेंगे नंबर 2 संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष में क्या कह रहा है, रूप के साथ जो प्रत्यक्ष होता है संयुक्त समवाय। तीसरा संयुक्त समवाय घट के अंदर
रूपत्व के साथ जो संयोग होता है दैट इज द संयोग संबित समवाय। फिर समवाय में देखेंगे तो मैंने बताया सब क्या कहते हैं, जो आकाश है, श्रोत इंद्रिय है, उसमें जो शब्द है उसके जो प्रत्यक्ष होता है दैट इज द समवाय सन्निकर्ष। किसी का माइक ओपन है, माइक बंद करिए अपना। फिर है संबित समवाय सन्निकर्ष। संबित समवाय में बताया कि आकाश के अंदर शब्द रहता है, शब्द के अंदर शब्दत्व रहता है, और जब भी शब्दत्व के साथ जो संबंध जुड़ेगा दैट इज द समवाय संवेद सन्निकर्ष। विशेषण विशिष्य अभाव मैंने बताया अभाव, जब भी अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा दैट इज द विशेषण विशिष्य भाव। ठीक है, अब ऊपर देख लेंगे दो भेद बताए गए आचार्य के द्वारा, किसके, प्रत्यक्ष के, दैट इज द निर्विकल्पक और साविकल्पक। आइए निर्विकल्पक और साविकल्पक जानने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए 6 पॉइंट क्लियर हुए? 6 पॉइंट बताइए, 6 पॉइंट क्लियर हुए? सब बच्चे बताएंगे, बताइए 6 पॉइंट क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर। और बताइए, और सब लोग बताइए, गायत्री, आशीष, अमृता, मोनिका, इमरान, आप सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। यस सर। ठीक है, समस्या तो नहीं किसी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि सर प्रत्यक्ष, बताइए। सर जो जैसे सर रूप में तो उसका कलर वगैरह देख रहे थे सर, रूपत्व क्या होता है? देखिए जैसे जिस तरीके से क्या कहते हैं, कह सकते हो शब्द के अंदर शब्दत्व होता है, उसी के अंदर रूप के अंदर रूपत्व होता है। जैसे पीत के अंदर पीतत्व, अब ये क्या कहते हैं इसमें वो मतलब कह सकते हो, अब गुड़ के अंदर की गुड़ के गुण होते हैं एक तरीके से। अब बस इस तरीके से समझ सकते हो उसको कि शब्द के अंदर शब्दत्व होता है, तो उसी तरीके से रूप के अंदर रूपत्व होता है। मनुष्य, मनुष्य के अंदर रूप होगा तो रूप के अंदर भी रूपत्व होता है, और वो उसके अंदर समवाय संबंध से रहता है। अग्नि के अंदर उष्णता है, यानी उष्ण गुण है, तो उष्ण के अंदर उष्णत्व रहेगा, यानी एक तरीके से वो गुण जो गुण को भी मेंटेन करता है, आप इस तरीके से कह सकते हैं। और वो उससे निकाला नहीं जा सकता, यानी जिस तरीके से जो घट है या व्यक्ति है उसके अंदर रूप होता है और रूप को अलग नहीं किया जा सकता। यानी रूप क्या प्रॉपर्टी है, यानी रूप को तो हम देख पा रहे हैं, यानी कोई गोरा है, काला है, उनको तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उस रूप के अंदर भी रूप को मेंटेन कर रहा है, दैट इज द रूपत्व। और वो उसी के कारण रूप निकल के आ रहा है। शब्दत्व, जिसके कारण शब्द उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे शब्द को आप अपने इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन शब्दत्व को आप कह सकते हैं कि शब्दत्व क्या है, समवाय संबंध से शब्द के अंदर रह रहा है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है शिवांगी, अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि रूपत्व क्या है, मतलब जो रूप के अंदर रह रहा है, रूप को मेंटेन करने में सहायता कर रहा है। ठीक है, ये है। वैसे स्पेशली कोई ऐसी परिभाषा नहीं बताई गई अभी तक, क्या कहते हैं, जिसमें बताया जाए कि रूपत्व क्या है, शब्दत्व क्या है, या क्या कहते हैं स्पर्शत्व क्या है, ये सब बताया जाए। ऐसी कोई भी परिभाषा या कोई भी चीज निकल के नहीं आई। इतना बताया जाता है कि जो गुणों को मेंटेन कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से रूप को जो निर्धारित कर रहा है दैट इज द रूपत्व, जो शब्द को निर्धारित कर रहा है दैट इज द शब्दत्व। ठीक है, इस तरीके से सब याद कर सकते हो। बस क्लियर है शिवांगी, कोई समस्या? सर हाँ गायत्री बताओ। सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना, जो अभी बताया सर, इधर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, क्या मतलब किस चीज को एक्सप्लेन करना है? इन 6 को एक्सप्लेन करना है, जो बात मैंने अभी शिवांगी का आंसर दिया है, शिवांगी की बात के आंसर को दोबारा रिपीट करना है? नो सर, वो 6 पॉइंट्स। अच्छा 6 पॉइंट, ठीक है 6 पॉइंट। चलिए चलिए दोबारा से जानते हैं 6 पॉइंट्स को। आइए, चलिए आइए। मैंने बोला कि आपके पास क्या है, घड़ा। घड़ा, ठीक है। घड़े के अंदर क्या रहता है, रूप रहता है। रूप के अंदर क्या रहता है, रूपत्व रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हुआ, मैंने बोला कि आपके चक्षु है, चक्षु। पहले आपका चक्षु का सहयोग किसके साथ हुआ, घड़े के यानी घट के साथ हुआ। फिर दूसरी बार में आपका जो चक्षु है उनका सहयोग घट के अंदर रहने वाले रूप के साथ हुआ। फिर आपके चक्षु का सहयोग घट के अंदर या घड़ा है उसके अंदर रूप रह रहा है, रूप के अंदर रूपत्व रहता है, उसके साथ हुआ तीसरी बार में। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, इसके अंदर कैसे रहता है, समवाय संबंध यानी आपृथक भाव। समवाय संबंध में क्या था, आपृथक भाव, जिसको अलग ना किया जा सके। यानी आप कह सकते हैं, देखिए जो चक्षु और घड़ी का सहयोग हुआ, चक्षु और घड़ी का सहयोग,
इसी को अपन क्या बोल देते हैं, संयुक्त सन्निकर्ष। दूसरी बार में चक्षु का रूप कैसे हुआ, दैट इज द संयुक्त है या संयोग है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब जब चक्षु का रूप के साथ संयोग हुआ, दैट इज द संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि आकाश, आकाश होता है महाभूत। आकाश के अंदर पता है शब्द रहता है, और शब्द के अंदर क्या है, शब्द। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि रूप के अंदर रूपत्व रह रहा है, तो कैसे रह रहा है, समवाय संबंध से। उसी तरीके से जो आकाश है, आकाश के अंदर क्या रह रहा है, शब्द रह रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन होगा, दैट इज द फोर्थ समवाय सन्निकर्ष। यानी आकाश का और जो शब्द का रिलेशन है, दैट इज द समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं जो आपकी इंद्रियां हैं या फिर क्या कहते हैं, आपका सहयोग जो हुआ वो शब्द के साथ ना होकर के जो शब्द के अंदर समवाय संबंध से रह रहा है, शब्द के साथ हो गया, दैट इज द समवाय संवेद सन्निकर्ष। लास्ट वन आपको पता ही कितना इजी है, किसी वस्तु का अभाव होना है, अभाव का होना ही। अभाव का प्रत्यक्ष होना। ठीक है, अभाव का प्रत्यक्ष होने क्या कहलाता है, विशेषण विशेष्य भाव। आइए थोड़ा ऊपर देखते हैं बातों को। तो ये सारी बातें तो हो चुकी हैं। अब बताइए गायत्री, क्लियर है ये सारी बातें, नहीं क्लियर? अब बताइए गायत्री। यस सर। सर ये फिफ्थ में जो समवाय संवेद Clear है? सन्निकर्ष है, ये शब्दत्व का किसके साथ रिलेशन है? जी, शब्द का जब प्रत्यक्ष होगा आप लोगों को, ठीक है, हिंदी में एक बार पढ़ देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए लिख रहा है, शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष होता है। मैंने बोला कि जब आपके शब्द का प्रत्यक्ष होगा, देखिए जाहिर सी बात है, शब्द का प्रत्यक्ष आप किससे करते हैं, मुझे आप इतना बता दीजिए। शब्द का प्रत्यक्ष आप किससे करते हैं, श्रोत इंद्रिय से। यस सर। ठीक है, श्रोत इंद्रिय से करते हैं आप शब्द का, तो शब्द का भी श्रोत इंद्रिय द्वारा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए प्रत्यक्ष की बातें भी हमारी यहाँ तक हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये चार्ट है, प्रत्यक्ष के डिवाइडेशन किया गया है, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इनको इन चक्कर में। निर्विकल्पक साविकल्पक थोड़ा सा बता देता हूँ। निर्विकल्पक होता है जिसमें होता है कोई वस्तु आपसे काफी दूर पर स्थित है, बस मात्र आपको वस्तु का ज्ञान हो रहा है कि हाँ कोई वस्तु मात्र है, आपकी उसको आपको उसके कैरेक्टर्स का, उसके फीचर्स का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे आपके सामने आप अपने हॉस्टल से देख रहे हैं, कॉलेज में कुछ चल रहा है, आपको इतना पता चल रहा है, क्या कहते हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, आपको इतना नहीं पता चल रहा कौन खड़ा, आपका जूनियर है, सीनियर है, बैचमेट है, प्रिंसिपल है, टीचर, ये पता नहीं चल रहा कौन है, बस आपको इतना पता चल रहा है कि हाँ कोई ना कोई पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई ना कोई प्रिंसिपल उसके बाहर खड़ा है। दैट इज द निर्विकल्पक। यानी वस्तु के दूरी पर स्थित होने के खातिर या दूरी पर स्थित होने की वजह से आपको सिर्फ वस्तु मात्र ज्ञान हो पाए, आपको वस्तु के संपूर्ण फीचर्स का, कह सकते हैं संपूर्ण गुणों का आदान ना हो पाए, दैट इज द निर्विकल्पक। जबकि साविकल्पक में क्या हो, आपको वस्तु के संपूर्ण ज्ञान हो जाए कि हाँ क्या कहते हैं, तो मेरा बैचमेट है, इसका नाम ये है। ठीक है, यानी आपको पूरी कंप्लीट वस्तु ज्ञान हो जाए कि ये घड़ा है, पीत वर्ण का है, गोल है, इतनी साइज का, इतनी कैपेसिटी है, इसका गला ऐसा है, इसके अंदर इतना पानी भर रहा है, यानी इसको संपूर्ण ज्ञान हो जाए, दैट इज द साविकल्पक। लौकिक अलौकिक फिर बाह्य अभ्यंतर कोई मतलब नहीं सब यहाँ पढ़ाने का, सारी हिस्ट्री की चीजें, खामोगा एक लेक्चर हमारा लग जाएगा इस चक्कर में। जो इंपॉर्टेंट चीज समझाने की थी, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आसान है। आपको पता है ये सामान्य क्या है, ज्ञान क्या है, युगज क्या है, युक्त क्या है, मैंने बताया था। युग जो ऋषि मुनियों को रहता है, युक्त मतलब जो ऋषि मुनियों को हमेशा रहता है, बिना समाधि के भी रहेगा। युंजन मतलब उन्होंने क्या कहते हैं, कोई विचार करना है, कोई स्पेशल बात याद करनी है, तो उसके लिए समाधि बैठते। देखा होगा कुछ बात तो ऐसी होती है ऋषि मुनियों को चलते चलते बता देते हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जिनके लिए उनको ध्यान पर बैठना होता है, समाधि में जाना होता है, दैट इज युंजन।
ठीक है, बात करेंगे अनुमान की। अनुमान की परिभाषा ये लिख रहा है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते। पहली लाइन याद करोगे, पहली हम याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वम, देखिए प्रत्यक्ष पूर्वम का हो रहा है, प्रत्यक्ष पहले हो जाए, प्रत्यक्ष पहले हो जाए। यहाँ पर प्रत्यक्ष पहले होगा, अनुमान हमेशा बाद में होता है। तो इससे प्रत्यक्ष पूर्वम से आप ये ना अनुमान श्लोक बना, हमारे बीच में से प्राणी हो जाएंगे, हमको भी श्लोक बना देते हैं खड़े खड़े, बस उनसे इतना बोल दो प्रत्यक्ष पूर्वम से बोलते हैं अनुमान, अनुमान होता है। ये कंप्लीटली रॉन्ग है, आपने इससे अच्छा आप हिंदी लिख देते। आपने क्या बोल दिया, प्रत्यक्ष पूर्व अनुमान, ये और ज्यादा ब्लेंडर हो गया। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन कम से कम एक लाइन जो हाईलाइट कर रखा है ये याद होनी चाहिए। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते, इसका मतलब आपको प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान बोलते हैं। अब देखिए इसमें लाइन आता है त्रिकालम। त्रिकालम, त्रिकालम मतलब होता है हमारा कर सकते भूत का, भविष्य का, वर्तमान का। देखिए ये लाइन जो त्रिकाल शब्द है ये तीनों का है, तीनों में आता है, लेकिन एक एक प्रमाण में नहीं आता। प्रमाण में कालम वर्ड नहीं आएगा आपके हिसाब से, किसमें नहीं आएगा त्रिकालम? बताइए त्रिकालम किसमें नहीं आएगा? मैंने आपको चार अनुमान अनुमान युक्ति प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण और उपदेश प्रमाण, किसके अंदर त्रिकालम वर्ड नहीं आएगा हिसाब से? बहुत आसान है, जल्दी बताइए, तुक्का भी मार लीजिए आप लोग, बताइए जल्दी। त्रिकालम वर्ड किसके अंदर नहीं आना चाहिए? गलत। और बताइए, और सर बताइए। प्रत्यक्ष। गलत का मतलब मैंने बोल दिया, अब आप लोग तुक्का मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए फिर मुझे बजे और बता दीजिए, फिर बजे और बता दीजिए, समझा और दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही, चार ऑप्शन में से, तीन ऑप्शन में से कोई ना कोई एक तो होगा ही। समझा और दीजिए। श्रद्धा आपने बताया था शायद प्रत्यक्ष, समझा दीजिए प्रत्यक्ष कैसे होगा। क्योंकि सर जो प्रत्यक्ष होता है वो तो हम उसी टाइम एट प्रेजेंट मतलब तत्काल जो देख रहे हैं वही है, तो उससे मतलब वो और त्रिकालिक कैसे हो सकता है? चलिए बहुत अच्छा, श्रद्धा का आंसर भी सही है और इनका एक्सप्लेनेशन भी सही है। देखिए आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, जैसे आप लोग खुद ने आंसर दिया, शिवांगी आपने खुद आंसर दिया था, गलत कर दिया, फिर भी आपने खुद बोला था कि प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों के सामने हो। क्या आप प्रेजेंट के अलावा भूतकाल को या भविष्य काल को अपनी आंखों से देख सकती हैं? आप देख सकती हैं? इतनी महान क्या कहते हैं हम में से तो कोई नहीं है, क्या आप है कि मतलब आप भविष्य में क्या होने वाला है देख लें? नहीं देख सकते हम लोग। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ये हमेशा क्या कहते हैं प्रेजेंट में होता है, यानी एक तरीके से कह सकते हो वर्तमान में होता है। इसमें कभी भी आपको भूत का या भविष्य का ज्ञान नहीं होता। इसलिए त्रिकालम शब्द देखिए, अनुमान, अनुमान आप पहले का भी लग सकते बाद में। आप खुद अनुमान लगाते, मेरा अनुमान है कि ये तो पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। आप तो उपदेश भी कर सकते हैं। आप तो उपदेश में मतलब बता देते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि क्या कहते हैं एक कंसेप्ट बना दिया, क्या कहते हैं कि जिसके अंदर एक्ट्रस प्रेजेंट होगा, जिसकी बल्बर कंजक्टाइवा क्या कहते हैं एक्ट्रस प्रेजेंट करेगी, उसके अंदर जॉन्डिस होगा। अभी पेशेंट हमारे पास 2 साल बाद आया ऐसा, जिसकी कंजक्टाइवा कैसी थी, फेलर थी, या कैसे अगर फेलर थी तो मैंने बोल दिया अनीमिया होता है। एक तरीके से क्लिनिकल होती है कि जो आप लोग पहले पढ़ लेते हैं उसी को अपन आप्तोपदेश बोल देते हैं। यानी आप्तोपदेश और क्या है, जो आपकी बुक्स के अंदर की बात है वो सब आप्तोपदेश है। आपने पढ़ा कि अगर जो प्रेजेंट है, जो पेशेंट है वो फेलर प्रेजेंट कर रहा है मतलब अनीमिक है। अगर जो कहते हैं पेशेंट है उसकी बल्बर कंजक्टाइवा है, अगर वो एक्ट्रस प्रेजेंट कर रही है तो वो कहते हैं जॉन्डिस है। अब आपने ये बात आज पढ़ ली सेकंड ईयर में, ठीक है, लेकिन पेशेंट आपके पास आता है फाइनल ईयर में या इंटर में, तो ये क्या हुआ, यानी आपने ज्ञान पहले ही कर लिया, ज्ञान आपने पहले ही कर लिया, उसके आधार पर आपने अनुमान कर लिया, या फिर आप कह सकते हो बिना रिपोर्ट कराए, रिपोर्ट कराने से पहले या कंफर्म कराने से पहले आपने कह दिया कि तुमको जॉन्डिस है, जबकि आपने कोई रिपोर्ट नहीं करी, आपने चेक नहीं करा कि इसका भी सीरम क्या कहते हैं सीरम बिलीरुबिन क्या है, सीरम बिलीवर्डिन क्या है, या डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, आपने बिना क्या कहते हैं सब रिपोर्ट करा, आपने सीधे बता दिया कि इसको जॉन्डिस है, पहले ही बता दिया। दैट इज द, आपने क्या कहते हैं इस भविष्यकाल कर दिया, एक तरीके से कह सकते हो भविष्यवाणी कर दी है। दैट इज द आपको उपदेश के आधार पर, यानी उपदेश होता है वो भी त्रिकालिक होता है, जो अनुमान होता है अनुमान भी त्रिकालिक होता है, युक्ति भी त्रिकालिक होती है, जबकि प्रत्यक्ष त्रिकालिक नहीं होता। अब मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, श्लोक में लिख भी रहा है। जैसे देखिए अनुमान, अनुमान के अंदर ये त्रिकालिक शब्द आया है। प्रत्यक्ष में देखेंगे आत्मेंद्रिय मनोर्थाना सन्निकर्षा प्रवृत्ति, इसके अंदर कहीं भी त्रिकाल की बात नहीं आई। अब ऊपर आएंगे, देखिए इसमें लिख रहा है त्रिकाल नहीं लिख रहा, त्रिकालम अम्लम ज्ञानम व्यहंतम सदा। देखिए यही वर्ड होते हैं पीजी में, बस इन्हीं बातों से सिलेक्शन रह जाकर, इन्हीं बातों से सिलेक्शन हो जाता है कि हम कितनी चीजों की गहराई में जा रहे हैं। ठीक है, तो त्रिकाल मतलब यहाँ पर आया है, कहाँ आप इसके अंदर त्रिकाल आया है।
और इसके अलावा अनुमान के अंदर भी आया है, युक्ति के अंदर भी आया है, लेकिन प्रत्यक्ष के अंदर त्रिकाल वर्ड नहीं आया है। ठीक है, चलिए भैया प्रत्यक्ष की बात हो चुकी है, अनुमान की बात कर रही थी, अनुमान को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर लेती हैं, बात हमारी बीच में पीजी पॉइंट पर रुक जाती है आकर की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिवेदम त्रिकालम चालुमीयते, यानी प्रत्यक्ष से होने के बाद में या प्रत्यक्ष होने के पश्चात में जो ज्ञान होता है दैट इज द अनुमान। नीचे आप विमर्श में देखेंगे पहला पॉइंट दिख रहा है अनुपश्चात नियते ज्ञाते इति अनुमानम। बाकी का श्लोक नंबर 21 श्लोक रह गए हैं, ये श्लोक में इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये कुछ नहीं, ये एग्जांपल्स हैं अनुमान के। ठीक है, और एग्जांपल्स अपन तब पढ़ेंगे जब हमारी परिभाषा सारी हो जाए। तो पहले मैं आपको ये वाली सारी परिभाषा एक बार बता देता हूँ, देन अपन वो एग्जांपल्स वाली बात कर लेंगे। कुछ नहीं है, एग्जांपल है, एक बार में समझ में आ जाएंगे बढ़िया तरीके से। बात कर रहे थे, लिख रहा है अनुपश्चातम नियतम ज्ञातम इति अनुपश्चातम नियतम ज्ञातम इति अनुमानम। देखिए जो अनुमान होता है दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और मान। अनु का मतलब होता है पश्चात और मान मतलब होता है ज्ञान, यानी पश्चात में होने वाला ज्ञान। किसके पश्चात में होगा? आपको जिसके पश्चात में हो सकता है, प्रत्यक्ष के पश्चात में होगा। ठीक है, दैट इज द अनुमान जन्य ज्ञानम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुमान होता है हमेशा बाद में होता है, इसलिए श्लोक आया अनुपश्चाता नियते ज्ञाते इति अनुमानम, यानी जिसका ज्ञान बाद में हो, जिसका ज्ञान पश्चात में हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनुमान। दूसरा श्लोक देखेंगे परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। देखिए परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, इसका मतलब क्या है? देखिए तो जानते हैं इसका मतलब। सबसे पहले तो आपको परामर्श का मतलब समझ में आना चाहिए, व्हाट इज परामर्श, व्हाट इज द अनुमिति। देखिए सबसे पहले तो श्लोक का मतलब देख लेते हैं, फिर मैं आपको परामर्श बता दूंगा, अनुमिति बता दूंगा। तो आप कह सकते हैं परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनुमिति। तो ध्यान रखना है कि परामर्श से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अनुमिति। सर परामर्श क्या है? ठीक है, परामर्श क्या है पहले आपको परामर्श बता देता हूँ। देखिए एक होती है व्याप्ति, व्याप्ति मतलब व्याप्त और व्यापक का संबंध। अब व्याप्त क्या है, व्यापक क्या है? देखिए पूरा एक तरीके से पूरा अनुमान मुझे खोलना पड़ जाएगा। ठीक है, तब भी मैं कोशिश करता हूँ खोलने की, जितना समझ लीजिएगा, कोशिश करूंगा समझाने की, बाकी ये वाला फर्स्ट रहिएगा। तो मैंने कहा था ना आपको कि आपका पदार्थ का पूरा पेपर टू मात्र हमारा चैप्टर 11 का 1/4 है, पूरा 1/4 है। अगर मैं क्या कहते हैं इसको पढ़ाने बैठूं 3 दिन निकल जाएंगे, 3 से 4 दिन, और मैं इन प्रमाणों पर पढ़ा रहूंगा, क्योंकि क्या कहते हैं आप तो जानते हैं पेपर 2 से 4 दिन तो लग जाते हैं पढ़ाने में। मैंने फर्स्ट ईयर में, अगर जो बच्चे पुराने को तो पता है, मैंने क्या कहते हैं पिछली बार एक रिवीजन सीरीज कराई थी, 4 दिन में मैंने पूरा प्रमाण खत्म कराया था। आप थे इमरान उस सीरीज में? शायद आप थे इमरान, गायत्री, आशीष, आप सब लोग थे। तो आप लोगों ने देखा होगा 4 दिन के पूरा प्रमाण कराया था। तो उस दिन आपने देखा होगा सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा मेहनत अनुमान में ही लगती है। अनुमान सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक होता है समझाने के लिए, समझने के लिए। चलिए करते हैं, बात करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कि ये धूम होता है और जो अग्नि होती है, इनका आपस में समवाय संबंध होता है। यानी जो धुआं होता है, जो अग्नि होती है, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इनको अलग नहीं करा जा सकता। यानी जहां जहां पर धूम होगा वहां पर अग्नि होगी, और जहां जहां पर अग्नि होगी वहां पर धूम होगा, ऐसा मानना होता है। तो जो धुआं होता है दैट इज द व्याप्त, और जो अग्नि है दैट इज द व्यापक। तो इन दोनों को रिलेशन होता है दैट इज द व्याप्ति, यानी व्यापक और व्याप्त जो संबंध होता है दैट इज द व्याप्ति। ठीक है, अब ये धूम और अग्नि है। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा तो होता है कि क्या कहते हैं जरूरी है, कहते हैं अग्नि या धूम हो, जैसे हमारी गैस, अब हमारे यहाँ गैस है, एलपीजी सिलेंडर है, तो उसमें तो अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता। देखिए ये सारी बातें जो हो रही है, सारी बात आचार्य के जमाने की है, जब लकड़ी को जलाया करते थे, उपलों को जलाया करते थे, जंगल जलते थे, तो उस टाइम जो अग्नि हुआ करती थी बिना धुएं के नहीं हुआ करती थी। आजकल तो सब कुछ चेंज हो गया है। आजकल तो कहते हैं जो बड़ा आयुर्वेद में उससे सब कुछ चेंज है, बातें मिलती है ना ही आजकल कोई डायबिटीज चेक करने के लिए जो मूत्र होता है पाली का, मतलब जो चीटियां होती है इनको चिपकाता, ना ही आजकल रक्त पित्त के क्या कहते हैं क्लिनिकल के लिए हम जो कुत्ते को क्या कहते हैं, आगे जाके आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी निदान स्थान में, कि जो रक्त पित्त होता है, हम क्या कहते हैं कैसे पहचानें कि जो रक्त है वो दूषित है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, जो रक्त होता है रोगी का, उस रक्त को हम कुत्ते को डालते हैं। अगर कुत्ता उस रक्त को खा लेता है तो वो रक्त शुद्ध है, अगर कुत्ता उस रक्त को नहीं खाता, छोड़ देता है, तो वो कैसा होता है, रक्त अशुद्ध होता है। इसके अलावा हम और भी चीजों की परीक्षा करते हैं, आपने पढ़ा होगा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड की परीक्षा बताई गई है कि कपड़े पर दाग दे वो कैसा अशुद्ध है, जो दाग ना लगाए वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। इसके अलावा हमने शुक्र की परीक्षा करी गई है, जो स्फटिकम हो, द्रवम हो, स्ट्रिक्टम हो, मधुरम हो, ठीक है, वो कैसा होता है, क्या कहते हैं, शुद्ध होता है। यानी कि आजकल के एक्सपेक्ट में इन सब परीक्षाओं पे हम नहीं है, ये सारी बातें हम आजकल नहीं देखते। आजकल हमारे पास काफी सारे मॉडर्न पैरामीटर्स हैं। अगर हमको देखना है कि आर्ट शुद्ध है या अशुद्ध है, तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, किडनी टेस्ट कराते हैं, या ओवरियो का कहते हैं हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, एस्ट्रोजन टेस्ट कराते हैं, प्रोजेस्टेरोन टेस्ट कराते हैं, इन सारे को टेस्ट कराते हैं, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ये सारे आजकल मॉडर्न पैरामीटर्स कराते हैं।
तो बेसिकली पहले के जमाने में क्या होता था, ऐसे मॉडर्न पैरामीटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हमको कुछ अपनी बातों से ही काम चलाना पड़ता था। कुछ एक आचार्यों ने जो बात कह दी, सिद्धांत निकाल दिए, उन्हीं सिद्धांत से काम चलाना पड़ता था। तो उसी में एक सिद्धांत ये हुआ करता था, जो धूम है वो अग्नि के साथ होता है। तो धूम को क्या बोल दिया हमने, व्याप्त बोल दिया, क्योंकि उसमें व्याप्त रहता था धूम अग्नि में, अग्नि से ही धूम की उत्पत्ति होती है। और जो अग्नि है वो व्यापक है, यानी धूम उसमें से निकल रहा है, व्याप्त उसमें से उत्पन्न हो रहा है, दैट इज द व्यापक। तो जो अग्नि होती थी व्यापक होती थी, और जो धूम होता था व्याप्त होता है। अब इन दोनों का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, दैट इज द व्याप्ति। तो व्याप्ति क्लियर हो गया होगा। एक होता है पक्ष धर्मता। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, घूमने जा रहे थे, आप लोग जंगल में घूमने जा रहे थे, आपने अपनी फ्रेंड को बोला कि देख सामने देख धुआं उठ रहा है, सामने देखो धुआं उठ रहा है। तो वो बोलती कैसे, आपको कैसे पता चला सामने धुआं है तो अग्नि होगी। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि सामने जंगल पर आग लग गई, आपने देखा कि धुआं उठ रहा है तो आपने बोल दिया कि आग लग गई है। आपने ये नहीं देखा कि वहां पर आग है, बस आपने धुएं को देखकर ये बोल दिया कि वहां पर आग हो सकती है या आग है। आपने क्यों बोला, पर आप उसको एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगी, दैट इज द स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। यानी खुद को जो अनुमान कराया जाए दैट इज द स्वार्थ अनुमान, जो दूसरे को अनुमान कराया जाए दैट इज द परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान के लिए 5 चीजें जरूरत होती है, आपको पता ही होगा। प्रतिज्ञा चाहिए, हेतु चाहिए, और क्या कहते हैं दृष्टांत चाहिए, उपनय चाहिए, निगमन चाहिए, 5 बात आती है। अब क्या कहते हैं, हम दूसरे को अनुमान करेंगे तो कैसे कराएंगे, इसको समझाएंगे कि पर्वत पर धूम है। इसको प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे देख तूने देखा अपनी रसोई में, कहते हैं हम पुराने जमाने में चले जाते हैं। पुराने जमाने में हमारे घर पर सिलेंडर नहीं हुआ करते थे, एलपीजी पाइपलाइंस नहीं हुआ करती थी। हम बोलते थे कि वो देख, जब तू कहते हैं अपने रसोई में चूल्हा जलाती है, लकड़ी या कंडे जो भी इस्तेमाल करते हो, जब आप उनको जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है। यानी धुआं कब निकला, जब आपने अग्नि प्रज्वलित करी। यानी जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां पर ही धूम होगा। अब देख पर्वत पर से धुआं उठ रहा है, अब धुआं कब उठेगा, यानी वहां पर जरूर अग्नि होगी, दैट इज द दृष्टांत। इसी को अपन क्या बोलते हैं, दृष्टांत। यानी दृष्टांत मतलब एक ऐसा उदाहरण होता है जो मूर्ख व्यक्ति को और विद्वान व्यक्ति को दोनों को बराबर समझ में आए, दैट इज द दृष्टांत। तो दृष्टांत क्या है, वो उदाहरण है जो मूर्ख व्यक्ति को एवं विद्वान व्यक्ति को दोनों को बराबर समझ में आए, दैट इज दृष्टांत। तो फिर उसको बात समझ आई, हाँ यार तू सही कह रही है, ऐसा तो मैंने देखा था, घर पर भी क्या कहते हैं अग्नि के कारण धुआं आता था, यहाँ भी अग्नि के कारण धुआं आता है। इसका मतलब ये है कि अवश्य ही पर्वत पर अग्नि होगी। तो दैट इज द पक्ष। यानी अब मैंने बोल दिया कि जो पक्ष है, पक्ष पर व्याप्ति का होना, पक्ष पर व्याप्ति का होना ही क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। सपक्ष कंफर्म हो गई बात। अब तक आपको डाउट तक आपने देख लिया कि हाँ अग्नि है, दैट इज द सपक्ष। और विपक्ष एब्सेंस, मैंने बोला अग्नि है ही नहीं, तुम्हारा भ्रम था, धुआं नहीं कुछ और था, कोहरा वगैरह कुछ और था, दैट इज द क्या कहते हैं, विपक्ष। तो पक्ष मतलब जो व्याप्ति है, व्याप्ति का प्रेजेंट होना, व्याप्ति का कंफर्म प्रेजेंट होना, सपक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा मैं आपको इनको दे रहा हूँ, डिटेल नहीं दे सकता, डिटेल में तो खैर जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा, लिख लिख कर बताता अगर मुझे ये मेरा ये प्रोसेस होता है यहाँ पर। सारी बातें विमर्श के अंदर आ रही हैं। तो यही कह रहा है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता, यानी व्याप्ति का पक्ष पर उपस्थित होना ही परामर्श है। मैंने बोल दिया कि हाँ जो अग्नि है वो पर्वत पर है, तो पक्ष पर व्याप्ति है। पक्ष मतलब पर्वत, व्याप्ति मतलब अग्नि और धूम। अग्नि और धूम दोनों पर्वत पर मिल रहे हैं, और इससे जो ज्ञान की उत्पत्ति आपने देख लिया कि हाँ वाकई मिल रहे हैं, दैट इज द परामर्श। और परामर्श से जो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, दैट इज द अनुमिति। अब इतना जान लीजिए, अनुमिति से जो उत्पन्न होगा, दैट इज द अनुमान। अनुमिति से क्या उत्पन्न होता है, अनुमान। ध्यान रखना, अनुमिति से ही अनुमान उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। फिर अगला है अनुमान खलो तर्क युक्ति अपेक्षा। यानी कह सकते हो अनुमान क्या है, युक्ति की ऐसा तर्क युक्ति की अपेक्षा रखता है। ठीक है, डिटेल में युक्ति पढ़ेंगे, फिलहाल कहते हैं आइए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमने छोड़ दिए थे। लिख रहा है बहिनो बहिनी निर्गुणो धूमेन मैथुन गर्भ दर्शनात् एवं, इसको मिटाना पड़ेगा, एवं विवश्य बीजात फलम आगतम दृष्टा बीजात फलम जात मेहवम शब्दशम बुद्धुहा। इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें ये कह रहा है कि जिस तरीके से आप धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगा लेते हो, जिस तरीके से आप क्या कहते हैं गर्भ को देख करके कि हाँ ये लेडी प्रेग्नेंट है, मतलब इनके बीच में पास्ट में कोई ना कोई मैथुन हुआ है, कोई ना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है, अनुमान लगा लिया। नंबर 3, आप जैसे बीज को देख करके फल का अनुमान लगा लेते हो, हाँ ये आम का बीज है, इससे आम की उत्पत्ति होगी, केले का बीज है, केले की उत्पत्ति होगी, दैट इज अनुमान। तो अनुमान 3 तरीके का होता है। पहला अनुमान क्या होता है कि हम क्या कहते हैं भविष्य लगा लें, हाँ दूसरा हम क्या कहते हैं जो काम हो चुका है, जैसे क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं रक्त पड़ा है, तो क्या रोड पर रक्त पड़ा है और क्या कहते हैं ब्लड पड़ा हुआ है। दूसरा वहां पर बाइक के शीशे वगैरह तोड़े पड़े, यहाँ पर हो सकता है कुछ समय पहले एक्सीडेंट जरूर हुआ होगा। ठीक है, तो यानी हमने क्या करा, क्या कहते हैं अभी की कंडीशन देख करके हमने भूतकाल का अनुमान लगा लिया। दूसरा सामान्य तो दृष्ट, सामान्य तो दृष्ट क्या होता है, वर्तमान। जैसे अग्नि में धूम रहेगा तो इससे वर्तमान का और भूत का कोई रिलेशन नहीं है, वो धूम हमेशा उसके अंदर रहता है, आज भी रहेगा कल भी रहेगा। तो 3 होता है, एक होता है शेषवत, एक होता है पूर्वत
और एक होता है सामान्य दृष्ट। शेषवत आप कह सकते हो, क्या कहते हैं, भूतकाल का अनुमान, भूतकाल का अनुमान। जैसे कि इसमें बताया गया है कि गर्भ को देख करके, प्रेग्नेंट लेडी को देख करके मैथुन का अनुमान, सेक्सुअल एक्टिविटी का अनुमान। एक होता है शेषवत और पूर्ववत। पूर्ववत मतलब क्या कहते हैं, बीज को देख करके फल का अनुमान, जो चीज होने वाली है। पूर्ववत ऐसे करके मैंने समझ याद कर रखा है। पूर्ववत मतलब आपने पहले ही पता कर लिया। पूर्व मतलब पूर्व में ही आपने पता अनुमान लगा लिया, डेट इज द। पूर्व से आप ये मत समझ लीजिएगा कि पूर्व का अनुमान, गलत हो जाएगा। पूर्व से होता है भविष्य का अनुमान। इसको आप ऐसे क्या करोगे, पूर्व मतलब पहले ही आपने पता लगा लिया कि क्या होने वाला है। शेषवत जो हो चुका है उसका पता लगाना। सामान्यतः जो वर्तमान की बातें हैं। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ अनुमान तक की बात क्लियर हुई? देखिए ये सब बातें मैंने आपको सारी बता दी जितनी लिख रही हैं, प्रतिज्ञा पांचों सब बातें बता दी, परार्थ अनुमान, स्वार्थ अनुमान। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ तक की बात क्लियर हुई आपको, यस और नो, ये बताइए जल्दी बताइए, क्लियर हुई कि नहीं हुई यहाँ तक की बातें? यस यस सर। सर। Yes, sir.